2 minutes more. All children, welcome and we begin again. परफेक्ट कंपटीशन। पहले थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े हैं उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, तब तक सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, हम लोग अभी तक कवर किए परफेक्ट कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है। क्या फीचर्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की, हम लोग यही कवर किए थे पिछले वाले क्लास में। फर्स्ट पॉइंट हम लोग कवर किए थे कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इनन्यूमरेबल अनगिनत नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और अनगिनत नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और इसीलिए कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर कीमत को कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। नंबर 2 हम लोग डिस्कस किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिकता है वो टोटली होमोजेनस होता है। व्हाट इन हिंदी वी से कि समरूप होता है, समरूपता होती है। एक वस्तु और दूसरे वस्तु में कोई भी भिन्नता नहीं होती है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन गुड फ्रॉम अनदर, और इसीलिए कोई सेलर कीमत को बढ़ा ही नहीं सकता है। अगर वो बढ़ाएगा तो सब गुड्स तो मार्केट में हर सेलर एक ही तरह का बेच रहा है, तो मैं उस सेलर से क्यों खरीदूंगी वस्तु जो कीमत बढ़ा रहा है? मैं दूसरे सेलर के पास चली जाऊंगी। एंड ऑन द अदर हैंड, कोई भी समझदार सेलर अपने प्राइस को घटा करके तो बेचेगा नहीं लॉस झेलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, यानी कोई भी फर्म आ सकता है मार्केट में और जा सकता है मार्केट से, और इसीलिए अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो नई फर्म आकर्षण में आएंगी कि अच्छा, कपड़ा उद्योग में बहुत प्रॉफिट है तो चलो इसमें हम भी अपने को स्थापित करते हैं, और धीरे धीरे आउटपुट बढ़ जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट ही लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में एंजॉय किया जाता है। और अगर लॉस होगा ना तो कुछ फर्म बाहर चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा, आउटपुट थोड़ा कम होगा और प्राइस थोड़ा सा हल्का बढ़ जाएगा, या आई मीन व्हेन द आउटपुट विल बी लेस देयर विल बी अ बिट ऑफ स्कैर्सिटी, और अगेन हम लोग सब नॉर्मल लॉस की स्थिति से उबर पाएंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस किए थे कि परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, यानी परफेक्ट कंपटीशन में सभी सेलर्स और सभी बायर्स को मार्केट कंडीशन का एक एक चीज पता होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका अर्थ यह है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे वो लैंड है या लेबर है या कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर है, दे कैन मूव फ्रॉम वन टू दी अदर फैक्ट्री। कहीं भी वो प्रोडक्शन साइट पर लगाए जा सकते हैं। ये सब वास्तविक नहीं है, but these are there. And the last was absence of transportation cost, यानी कि यातायात ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्च नहीं होता है। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट उसे फीचर्स क्या कहे, वो तो कोर है परफेक्ट कंपटीशन का कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। अब ये समझने वाली बात है, जो आपका सिलेबस है ना उसमें लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन कॉमा मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन की चर्चा कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा और फिर लिख लेंगे थोड़ा सा, और तब समय मिलेगा तो मोनोपोली को इंट्रोड्यूस करेंगे। इट इज 10:04, लगभग 10:04 हो गया है। आई थिंक बैच 1 के साथ साथ बैच 2 के भी जितने चिल्ड्रन हैं वो सारे जुड़ गए होंगे, और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और धीरे धीरे सभी कुछ हम लोग कवर करके प्रोग्रेस करते जाएंगे। नाउ लिसन द इम्पोर्टेंट थिंग,
how under perfect competition, a firm is a price taker. हम लोग इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। 2-3 कॉन्सेप्ट फिर से बता देते हैं, क्योंकि देखिए आसान जो चीज है वो स्टूडेंट खुद भी थोड़ा समझ सकता है, बट इकोनॉमिक्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो रिक्वायर्ड है। सी, 3 कॉन्सेप्ट होता है। एक है एवरेज रेवेन्यू, दूसरा है टोटल रेवेन्यू, तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब मेरे हाथ में पैसा आना, इनकम आना। मार्जिनल मतलब सीमांत, आखिरी, दैट इज सीमांत, दैट इज मार्जिनल। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एग्जाम्पल, आप कोई भी चॉकलेट, 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट आपने सेल किया, तो आपको रेवेन्यू आया टोटल 100 रुपीज। आई रिपीट, आपने 5 यूनिट ऑफ चॉकलेट को सेल किया and you received rupees 100 as total revenue. Number 2, जब आप 6th यूनिट, यानी लास्ट यूनिट कौन सा चॉकलेट का हुआ? छठा यूनिट। जब आप 6th यूनिट सेल किए तो आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ करके हो गई 150 रुपया। 150 रुपये आपको प्राप्त हुआ जब आपने छठा यूनिट ऑफ चॉकलेट को सेल किया। इसका अर्थ हुआ, सबसे पहले मार्जिनल यूनिट यानी आखिरी यूनिट ऑफ चॉकलेट इज विच वन? 6th। जो 6th, ओनली 6th, जो छठा चॉकलेट है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट। और उस मार्जिनल यूनिट की रेवेन्यू कितनी है? 150 माइनस 100, यानी 150 टोटल रेवेन्यू कब हुआ? जब 6 यूनिट आपने सेल किया। और इसके पहले जब 5 यूनिट आप सेल कर रहे थे तो मात्र 100। अब देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे होगा? TRN माइनस TRN माइनस 1, या आसान से एग्जाम्पल से समझ लें, 150 minus 100 is equal to 50. This is marginal revenue, additional revenue. Next concept, total revenue आखिर क्या होता है? What in हिंदी भी से कुल revenue. अब ये total revenue होता है, मान लीजिए आप 5 पेन सेल की और प्रति पेन, एक पेन की कीमत थी 2 रुपए और आपने 5 पेन को सेल किया। क्वांटिटी इज 5 पेन, प्राइस इज 2, तो 5 into 10, आपको 10 रुपए हाथ में कुल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के रूप में आए। टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू प्राइस, तो 10 रुपए टोटल रेवेन्यू। लास्ट एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज TR divided by n number of units sold. अब TR में हम लिख दिए 10, क्योंकि अभी हम कैलकुलेट किए कि 5 पेन बिकी 2 रुपया प्रति एंड आई सिक्योर्ड 10 रुपी एज टोटल रेवेन्यू। अब मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है और उसका इक्वेशन है TR डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो TR कितना है? 10, और कितनी यूनिट ऑफ गुड्स मैंने सेल की? 5, तो कट करके कितना आएगा क्वोशंट? 2। तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 2। अब एक चीज और समझ लीजिए, एवरेज रेवेन्यू इज 2 और प्राइस में कितना है? कैसे? मैम कोई स्टूडेंट वेटिंग में है, आप उसका एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट। जो भी है कि यू हैव टू हैव योर आईडी टू ज्वाइन दिस मीटिंग। जो आप लोगों को आईडी मिला है ना, वो जरूरी है चिल्ड्रन इसको ज्वाइन करने के लिए। इसलिए जो भी कंसर्न कैंडिडेट है वेटिंग में है, तो उसका आईडी होगा तो हमारे जो टेक्निकल हैंड है अमन सर खुद उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आईडी नहीं है तो फिर अलाउड
शायद नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ओके, नाउ लिसन, where was I? Average revenue, marginal revenue, and what is that? Marginal revenue, average revenue, and total revenue. Have you understood this? Children, have you understood this? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, या अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप लोग अपना पेन पेंसिल से डायग्राम भी बना सकती हैं। दूसरा, कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्री, एक कॉन्सेप्ट होता है फर्म, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है प्लांट। इंडस्ट्री है कपड़ा उद्योग, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट फर्म होती है बॉम्बे डाइंग, ओसीएम, सियाराम, ग्रेवियरा। और प्लांट होता है जहां आउटपुट जनरेशन होता है, जैसे सूरत में या वडोदरा में एक उद्योग के मतलब फैक्ट्री है और वहां कपड़ा बन रहा है, तो वो हो गया प्लांट मतलब जहां आउटपुट जनरेट हो। फर्म हो गई बॉम्बे डाइंग, ओसीएम, और उद्योग हुआ टेक्सटाइल। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आप दो मतलब OXY करके एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, दो डायग्राम, दो क्वाड्रेंट बनाइए, मतलब अलग, सेपरेट, और लिखिए OXY, टू डायग्राम्स यू मेक, दो डायग्राम। अब क्या कीजिए, पहले डायग्राम के ऊपर लिखिए यस, फर्म प्राइस टेकर, फर्म प्राइस टेकर। और जो दूसरी डायग्राम है ना, उसमें लिखिए इंडस्ट्री, उसके ऊपर लिखिए इंडस्ट्री। पहला डायग्राम OY और एक तरफ OX है। OX जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वहां डिमांड सप्लाई आप लिख सकते हैं, और जो OY एक्सिस है वहां प्राइस लिखिए। दोनों डायग्राम में ऐसा चल सकता है। यस, ये तो किसी भी बुक में मिल जाएगा। OX एक्सिस पर क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिमांड सप्लाई लिख सकते हैं, और OY एक्सिस पर प्राइस लिख सकते हैं हम लोग। अब सी देखिए, in the industry diagram we draw a demand curve and a supply curve. इसको समझाते हुए जाते हैं। इंडस्ट्री, जिस डायग्राम के ऊपर आप लोग लिखी हैं इंडस्ट्री, तो वहां पर इंडस्ट्री वाली डायग्राम के नीचे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जैसा हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डी बनाइए, और दूसरी तरफ उसको कट कीजिए सप्लाई कर्व से। सप्लाई कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप, जैसे क्रॉस होता है ना, वैसा क्रॉस कर दीजिए। और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो डी है, और जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो एस है। अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसीलिए है डिमांड कर्व, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम होगी, और जब प्राइस कम होगा तो वस्तु की मांग अधिक होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा बन गया। नेक्स्ट यू विल आस्क, सप्लाई को आप अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनवा रही हैं? एक बिजनेसमैन के एंगल से देखिए, जब कीमत कम होगी तो एक बिजनेसमैन कम क्वांटिटी को सेल करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट रेशियो कम होगा। जब कीमत ऊंची जाएगी, देन एक सेलर विल सेल मोर, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हाथ में आएगा। तो डायग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई ये है एक्चुअली, तो ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव स्लोप। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व पॉजिटिव अपवर्ड। दोनों जहां कट किया वहां पे आप लिखिए इक्विलिब्रियम ई, ओके, और उसको आप वाई एक्सिस से टच कराइए, जोड़ दीजिए, और वहां पे लिख दीजिए पी,
P stands for price. देखिए, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे वहां इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है। आप समझिए, आप गए शाम को 5 बजे ब्रिंजल खरीदने या पोटैटो खरीदने, आलू ही खरीदने। अब जो सेलर है ना, वो कहा कि नहीं, हम तो 30 रुपए किलो सेल करेंगे। आप कहें कि नहीं, 30 रुपए किलो नहीं, हम तो 15 रुपए किलो ही पोटैटो आलू लेंगे। तो आप दोनों में एक तरह से बार्गेन हुआ और फिर दोनों ने अग्री किया कि ठीक है, 22 रुपए किलो पोटैटो एज अ कस्टमर मैं खरीदने को तैयार हूं, और सेलर भी एग्री कर गया कि ठीक है, 22 रुपए किलो हम आलू को सेल करने के लिए तैयार है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ? ₹22, ₹22, और क्वांटिटी हो गया 1 किलो। सो दिस 22 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि हम पी कह रहे हैं, और ये दोनों जहां कट करता है कर्व, वहां ई हो गया। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिन हो गया 22 रुपीज किलो पोटैटो। अब इसी लाइन को ना आप एक तरह से क्या कहिए, इसको आप पुल कीजिए, और जो बगल वाला डायग्राम है आपका, जहां ऊपर आप लिखे हैं फर्म, प्राइस टेकर, वहां तक आप उसको ले जाइए। और ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये जो इंडस्ट्री वाला कर्व है ना, उसी को आप खींच करके, ड्रॉ करके, इलोंगेट करके फर्म वाले डायग्राम से ज्वाइन करा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल फर्म इज अ प्राइस टेकर, एंड द प्राइस इज डिटरमिन्ड वेयर? इन द इंडस्ट्री। उद्योग में, इंडस्ट्री में ये निश्चित हो गया कि 22 रुपए किलो पोटैटो बिकेगा, और जो अनगिनत फर्म हैं, बेचने वाले हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया, उन्होंने इंडस्ट्री से प्राइस ले लिया, और उसी को मान करके वो अपने पोटैटो को सेल करेगा 22 रुपए किलो। न इससे ऊपर जाएगा, न नीचे जाएगा। सो हियर द फर्म इज अ प्राइस टेकर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ये भी समझ लीजिए, इसके बाद थोड़ा मुझे लिखाना होगा कि यहाँ पे जहां आपने फर्म के डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखिए AR इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब द क्वेश्चन अराइजेस, AR MR एक दूसरे के बराबर क्यों है? सीधी बात, AR होता है पर यूनिट सोल्ड आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशनल रेवेन्यू। यहाँ AR और MR एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं। AR MR एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति, कोई सेलर, कोई बायर प्राइस को छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है, और इसलिए प्राइस तो गिवन है। तो मैं हर अतिरिक्त जो पेन बेच रही हूँ वो 2 रुपए आएगा, और मेरा प्राइस भी 2 रुपए है। एवरेज रेवेन्यू 2 रुपीज है, और हर एडिशनल जो मैं पेन बेचूंगी वो भी 2 रुपये ही मुझे लाएगा मेरे पॉकेट में। तो इसलिए AR is equal to MR, because a firm is a price taker and the price is taken from the industry. हर अतिरिक्त पेन मैं उसी कीमत पर बेच रही हूँ, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू तो 10/2 जो भी, सॉरी 10/5 2 आया था, और मैं जितना भी पेन 20 पेन बेच जाऊं, कीमत को कोई यहाँ पर फर्म प्रभावित कर ही नहीं सकती है। तो कीमत तो गिवन है, कीमत तो गिवन है, मैं उसको छेड़ नहीं सकती हूँ, ना ऊंचा करूंगी ना नीचा करूंगी। तो हर एडिशनल रेवेन्यू 2 रुपए आया, और एवरेज रेवेन्यू प्राइस भी 2 रुपए है। सो हियर द फर्म इज अ प्राइस टेकर। आप लोग देखिए, ये इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा क्लास करने के बाद शाम को बैठ करके ये चैप्टर, जो भी आपके पास बुक है, उसको एक बार रीडिंग डालिएगा। आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ प्लीज राइट डाउन परफेक्ट कंपटीशन। Firm is a price taker.
Firm is a price taker. Write down. लिखिए. Under perfect competition, a firm is a price taker. Taker. A firm is a price taker. Taker. Full stop. The price is actually determined. The price is actually determined in the industry through the interaction of market forces that is demand and supply. That is demand and supply. Full stop. We explain this with the help of following diagram. We explain this with the help of following diagram. We explain this with the help of following diagram. अब थोड़ा सा स्पेस you leave और जो दो डायग्राम ऊपर कहीं भी आप लोग बनाए हैं उसी डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिएगा. लीव 4-5 लाइंस और दोनों डायग्राम यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो भी कर दीजिएगा जो हम लोग ऊपर बनाए. अब डायग्राम के नीचे लिखिएगा. Down below the diagram you write. The diagram above shows. The diagram above shows that demand and supply curve intersect each other at point E. Hence, OP is the equilibrium price. Hence, OP is the equilibrium price. ई के नीचे भी एक ड्रॉ कर सकती हैं बट उतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. ई से खींचा गया है और y एक्सिस पर P लिखा गया है. So OP is the equilibrium price. We also observe that individual firm
has taken this price as given. Has taken this price as given. And they will sell the goods at price OP, which has been determined in the industry. Which has been determined in the industry. We also observe that the average revenue curve and the marginal revenue curve coincide with each other, that is, AR is equal to MR. AR is equal to MR. And this AR curve is horizontal, parallel to x-axis, MR कर्व भी लिख सकती हैं, but AR ज्यादा पॉपुलरली लिखते हैं. AR curve is horizontal, parallel to x-axis. Full stop. Hence, we may conclude that under perfect competition, a firm is a price taker. TAKER. Enough. हो गया answer. Now I begin the next topic, monopoly. There is plenty of time, 10:29. तो अभी कुछ हम लोग प्रोग्रेस करें क्योंकि सब्सिडियरी का भी सिलेबस अच्छा खासा है. Listen children, what is a monopoly? Perfect competition over, we come to monopoly. मोनोपोली मतलब क्या होता है? इन हिंदी द मोनोपोली वर्ड इज एकाधिकार. तो इसी शब्द को हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का अधिकार है मार्केट में. मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन where there is a single seller of a product which has no close substitute. धीरे धीरे इसे बोलते हैं. मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन. अब केवल सुनिए, मोनोपोली इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट सिचुएशन है जिसमें सिंगल सेलर होता है. एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था होती है जो कि ऐसा प्रोडक्ट सेल करती है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट
नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करने वाली कोई दूसरी वस्तु। तो मोनोपोली अब एग्जाम्पल से समझें। इंडिया में मोनोपोली है किसका? रेलवेज। रेलवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। इंडियन रेलवे, ठीक है। एयरप्लेन से जाइए तो इंडिगो भी है, स्पाइस जेट भी है, इंडियन एयरलाइंस भी है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद सब इतने सारे प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गए और इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट की भी है, परंतु इंडियन रेलवे ही है एक। ऐसा तो नहीं कि टाटा की भी रेलवे चल रही है, रिलायंस की रेलवे चल रही है, अरविंद मिल्स की रेलवे चल रही है, नहीं। अब तेजस की जो बात है चलने की या चलती है, बट स्टिल रेलवे एक प्रकार से इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। कि चाहे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो, साउथ की हो, ईस्ट की हो, पर रेलवे ही एक यातायात का साधन है, रेल यातायात का साधन है। सो सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई और रेलवे तो नहीं चल रही है। अब इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करें। नंबर 1 आसान है, सिंगल सेलर, एक ही व्यक्ति कमोडिटी को सेल करता है। नंबर 2 फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई भी समीपवर्ती सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यानी जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट सेल करता है उसका कोई प्रतिस्थापन करने वाली वस्तु नहीं होती है। मोनोपोलिस्ट सेल सच्चा प्रोडक्ट जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट फीचर है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली सिचुएशन में किसी भी नए फर्म को आने और जाने पर रोक होती है। यस, जस्ट परफेक्ट कंपटीशन का उल्टा है, रिवर्स है। एंड द लास्ट वन इज कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे देखिए, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, ये समझाने वाला पॉइंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल बाय अ मोनोपोलिस्ट। सी चाइल्ड, देखिए मौर्य कॉम्प्लेक्स एक है एरिया, और मान लीजिए कि कोई दूसरा एरिया हथवा मार्केट ले लेते हैं। हथवा मार्केट या कोई बहुत छोटा सा मार्केट है कोई भी एरिया का, और मौर्य कॉम्प्लेक्स है। मौर्य कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा पॉश माना जाता है। ये तो अपने अपने विचार हैं, बट जो एक सोसाइटी में बायस है। और पटना मार्केट तो और पुराना है। हथवा मार्केट मान लीजिए मौर्य कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा दब माना गया, 19 माना गया। तो आप मोनोपोलिस्ट हैं, आप एक ड्रेस सेल कर रहे हैं। हाँ, ड्रेस बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है। आप उसी ड्रेस को, क्योंकि आप ही सिंगल सेलर हैं उस ड्रेस के, आप हथवा मार्केट में उसे अगर 500 रुपए में ही सेल कर दे रहे हैं, मौर्य कॉम्प्लेक्स में आप उसे 600 रुपए में सेल कर सकती हैं। क्यों ऐसा होता है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। एक ही वस्तु है, वो हथवा मार्केट में 500 में और मौर्य कॉम्प्लेक्स में 600 में बिक रहा है वो टी-शर्ट। ऐसा इसलिए मोनोपोलिस्ट करता है क्योंकि वह देखता है जैसे कि हथवा मार्केट में ना मिडिल क्लास जा रहा है ज्यादा, और मौर्य कॉम्प्लेक्स में अपर मिडिल क्लास अगर जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि हायर प्राइस पे सेल कर देगा मौर्य को, क्योंकि कस्टमर यहाँ थोड़ा सा हाई इनकम ग्रुप का है और हथवा में मिडिल इनकम ग्रुप का है। वो ज्यादा 600 पे बेचेगा तो शायद कस्टमर को लूज कर जाएगा, तो इसलिए वो हथवा मार्केट में टी-शर्ट को 500 रुपए पे बेच देगा। तो ये क्या हो गया? एक ही चीज, एक ही वस्तु की दाम दो जगह दो हो गई, क्योंकि मोनोपोलिस्ट तो प्राइस मेकर होता है। मोनोपोलिस्ट इज अ किंग, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है, तो वो प्राइस को छेड़छाड़ मैनिपुलेट कर सकता है। और हथवा मार्केट में उसी चीज को उसने 500 में सेल किया और मौर्य कॉम्प्लेक्स में 600 में सेल किया, क्योंकि यहाँ कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय मोनोपोलिस्ट। एक एग्जांपल और ज्यादा अच्छा तरीका है। देखिए, जो व्यक्ति, जैसे आप एज अ कस्टमर सेंसोडाइन ही यूज कीजिएगा, तो मोनोपोलिस्ट जान गया कि ये कस्टमर जो है ना, ये हैबिचुएटेड हो गया है, हुक्ड हो गया है,
तो आपको वो सेंसोडाइन ऊंची कीमत पर बेचेगा, क्योंकि आपका डिमांड एकदम इनइलास्टिक है। आप सेंसोडाइन के अलावा आप बबूल और क्लोजअप पे जाइएगा ही नहीं। तो वो जानता है कि मेरा कस्टमर एकदम लॉयल है, छोड़ के नहीं जाएगा, तो थोड़ा प्राइस बढ़ा करके भी वो सेल करेगा, बिकॉज डिमांड इज इनइलास्टिक। और यही चीज सेंसोडाइन, अगर जहां उसको बहुत थोड़ा मतलब क्या कहिएगा, कस्टमर उतना ज्यादा लॉयल नहीं है, तो वो कीमत को थोड़ा कम भी कर देगा ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट की तरफ झुके। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक अलग टॉपिक होता है, वो तो आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप में नहीं है, बट मोनोपोली के फीचर के रूप में डिस्कस किए। लास्ट बिफोर आई एंड द क्लास, 36 हो गया है, 4 मिनट्स मोर। देखिए नेक्स्ट डे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये याद रखिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जैसा आप डिमांड कर्व बनाते हैं ना, वैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा आपका मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू कर्व। एआर कर्व को प्राइस भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व भी कहते हैं। एआर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डिमांड कर्व। इकोनॉमिक्स में यही कॉन्सेप्ट चलता है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं और डिमांड कर्व इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड थ्रू एवरेज रेवेन्यू। अब आप लास्ट थिंग पूछिएगा कि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो गया, ये आप लोग को समझना होगा। मोनोपोलिस्ट इज एन इंडस्ट्री इटसेल्फ। मोनोपोलिस्ट एक सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट होता है और इसलिए द फर्म इटसेल्फ इज इंडस्ट्री। रेलवे अगर फर्म